गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की। तो जो एल्गी है किस तरह से वो ह्यूमन बींग्स को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं हमारे पास और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल्गी को फूड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसी फिशेस हैं, मरीन एनिमल्स हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं और दूसरे और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि एल्गी को फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे क्लोरेला है, ये एग्जांपल्स हैं, क्लोरेला, अल्वा, कॉन्ड्रस। ठीक है, क्लोरेला के अंदर 50% प्रोटीन होता है, 20% लिपिड्स होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। इसकी 50% प्रोटीन्स में से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लोरेला को ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फूड की फॉर्म में। ठीक है, तो एक सिंगल सेल प्रोटीन इससे प्रोड्यूस की जाती है। इसको स्पेस एल्गी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको स्पेस में भी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो यूरिन है, फीसिस हैं, उसको वो क्या करते हैं, क्लोरेला को ग्रो करने में यूज़ कर लेते हैं। तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें इंक्लूड होता है, उसको वो डिकम्पोज करके, जो क्लोरेला है वो क्या करता है, उन वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करता है और उसके बजाय क्या बनाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वहाँ पर और फूड प्रोड्यूस करता है। फूड तो इसकी मतलब खुद ही है ये फूड। तो इस तरह से जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो क्लोरेला को वहाँ पे ग्रो करते हैं और इस तरह से वो इसको यूज़ करते हैं। अल्वा है, अल्वा को सी लेटस भी बोला जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि सी लेटस कौन सी एल्गी है, तो याद रखना है आपने अल्वा। इसके अलावा जो कॉन्ड्रस है, ठीक है, लैमिनेरिया है, ये भी कैसी है, ऐसी एल्गी है जिसको हम फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कैल्प्स होती हैं, कैल्प्स को फॉडर की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। अगर इंडस्ट्री में बात करें एल्गी की, तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगार अगार है, अगार अगार को रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। कौन सी रेड एल्गी है? ग्रेसिलेरिया एंजेलिडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको याद रखने हैं कि इनसे अगार अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये रेड एल्गी है। अगार अगार का यूज़ कहाँ होता है? कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई करने में यूज़ किया जाता है। अब कल्चर मीडियम क्या होते हैं? कल्चर मीडियम वो न्यूट्रिटिव मीडियम होते हैं जिसमें हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो लैब्स के अंदर कल्चर मीडियम बनाए जाते हैं जिसमें हम कोई भी जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें ज़रूरत है जिनकी, उनको ग्रो करवाते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं, अगार अगार को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है और वो सॉलिडिफाई रहता है। ठीक है, उससे इवेपोरेशन होके वो जो उसका नरिशमेंट है वो ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा अगार अगार को जेलीज में यूज़ किया जाता है, क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, बेकरी गुड्स जो हम क्रीम खाते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर इसको अगार अगार को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैरागिनीन है, ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट है जिसको हम कॉन्ड्रस क्रिस्पस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या यूज़ है? इसको इमल्सिफायर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। चॉकलेट्स के अंदर आप देखते हैं कि जो चॉकलेट्स हम खाते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है, थोड़ी मतलब वो जमती नहीं है, एक टेक्सचर मिलता है उसमें। तो वो टेक्सचर किसकी वजह से होता है? कैरागिनीन की वजह से होता है। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट अगर ट्यूब के अंदर है तो वो मतलब कैसा है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, बाहर निकल जाएगा तो सूख जाता है वो। तो वो अंदर ऐसे सेमी सॉलिड फॉर्म में किसकी वजह से रहता है? कैरागिनीन की वजह से। ऐसे पेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, ट्यूब्स आपने देखी होंगी जो क्रीम्स वगैरह हम लगाते हैं, तो वो भी कैसी होती है? सेमी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो वो सेमी सॉलिड जो टेक्सचर उसमें मिलता है वो कैरागिनीन की वजह से होता है। इवन शैम्पूज के अंदर भी कैरागिनीन यूज़ किया जाता है। जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी से आयोडीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ब्राउन एल्गी गुड सोर्स है आयोडीन की, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एल्गी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आपको पता है जो गॉइटर है वो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को, आयोडीन की डेफिशिएंसी की कमी से गॉइटर होता है, ठीक है।
तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सी एल्गी को कंज्यूम किया जाता है, तो वो ब्राउन एल्गी है, क्योंकि ब्राउन एल्गी के अंदर आयोडीन मिलता है। बहुत कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जिनसे क्या किया जाता है, मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट, ये एक लैमिनेरिन एल्गी होती है, यहाँ इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, एक एंटीकोआगुलेंट है। अब क्लोरेलिन है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये भी एक्सट्रैक्ट की जाती है क्लोरेला से। तो ये पहली एंटीबायोटिक थी जो कि एल्गी से एक्सट्रैक्ट की गई थी। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सॉइल रिक्लेमेशन में एल्गी यूज़ होती है, मतलब ये क्या करती है, सक्सेशन कॉज करती है। एल्गी क्या करती है, फंजाई के साथ एक म्यूचुअल एसोसिएशन में रहती है जिसको बोलते हैं लाइकन। वो लाइकन क्या करते हैं, रॉक को धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर वो दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबस्ट्रेटम तैयार कर देते हैं। तो सॉइल रिक्लेमेशन में भी एल्गी की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर एल्गी को सीवेज डिस्पोजल में भी यूज़ किया जाता है। सीवेज डिस्पोजल आप समझते ही होंगे कि जो सीवेज है उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, तो वो पोल्यूट कर सकता है किसी भी वाटर बॉडी को। तो क्या किया जाता है, उस सीवेज की ट्रीटमेंट की जाती है, उसके बाद उसको किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो जब ट्रीटमेंट की जाती है, अब सीवेज के अंदर बहुत ज़्यादा कैसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है, कुछ एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, इनडायरेक्टली उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। वो क्या करती है, वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जो जिसकी हेल्प से जो एरोबिक बैक्टीरिया है वहाँ पर वो ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एल्गी को जैसे नेचुरल फ्यूल रिसोर्सेज फॉर्म करने में भी एल्गी की इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मरीन एल्गीज होती हैं वो क्या करती हैं, सेडिमेंट होती रहती हैं और वहाँ पर उनकी लेयर्स बनती रहती हैं, और बहुत टाइम के बाद हज़ारों लाखों टाइम जो साल हैं बीत जाते हैं, उसके बाद वो क्या है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर क्या होता है, उसको पेट्रोल, वहाँ पे फ्यूल फॉर्म हो जाता है। तो वो ज़्यादातर किसकी हेल्प से बनता है, वो एल्गी की हेल्प से बनता है, या और जितने भी मरीन एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के बरी होने के बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है, उसके थ्रू बनता है। एक एल्गी है कैरेशियम। कैरेशियम को क्या करती है, ये मॉस्किटोज के जो लार्वी होती हैं ना उसके ऊपर फीड करती है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या करती है, किसी भी एरिया में आपको लगता है कि यहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा है, मलेरिया वहाँ पे होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर जितने भी रिजर्वायर होते हैं, एक्वेटिक रिजर्वायर्स होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कैरेशियम एल्गी ग्रो कर देते हैं। तो वो क्या करती है, मॉस्किटोज के लार्वास के ऊपर फीड करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मॉस्किटोज का कंट्रोल किया जा सकता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज में कैरेशियम एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो कुछ एक एल्गी ऐसी होती है जो कि पैरासिटिज्म भी कॉज करती है। ये एक सिफेल्यूरोज एल्गी है जो कि क्या करती है, रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप इसको। बायोफाउलिंग करती है, जो सी वीड्स होती हैं वो जैसे शीप्स वगैरह होती हैं, बोर्ड्स होती हैं, उनकी सरफेस पे ग्रो करती रहती हैं और उसको डैमेज कर देती हैं, उसको बोलते हैं बायोफाउलिंग। ठीक है, बहुत सारी एल्गी है वो क्या करती हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। किसी एक्वेटिक बॉडी के अंदर बहुत सारी एल्गी हैं, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे जो वाटर बॉडी है वहाँ पे टॉक्सिन्स हो जाएंगे और वहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। एक टर्म आती है एल्कल ब्लूम या वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है, बेसिकली किसी भी पॉन्ड के अंदर अगर मास ग्रोथ हो जाती है एल्गी की तो उसको बोलते हैं वाटर ब्लूम। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी भी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाती है तो वहाँ पर जो फिशिंग वैल्यू है उसको अफेक्ट करती है, वहाँ पे फिशेस ग्रो नहीं कर पाती। इवन ये पीएच को अफेक्ट करती है, CO2 की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर जो बरसात का टाइम होता है उस टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये कुछ एक छूट गया था पीछे,
इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि रेड स्नो कौन कॉज करता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये मैंने आपको बताया भी था कि एक जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है वो क्या करता है, जो अल्पाइन जोन है वहाँ पर जैसे स्नो पड़ती है तो वहाँ पर अगर क्लेमाइडोमोनास है निवेलिस स्पीशीज है इसकी, वो ग्रो करती है तो वो क्या करती है, उस स्नो को रेड अपीयरेंस दे देती है। ये है ग्रीन एल्गी, लेकिन इसके जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज हिमेटोक्रोम, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो स्नो रेड अपीयर होती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेड स्नो कॉज करता है वो एक ग्रीन एल्गी है या रेड एल्गी है। तो ये यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि वो रेड कॉज करती है तो रेड एल्गी होगी, वो रेड स्नो कॉज करती है बट है वो कौन सी एल्गी, ग्रीन एल्गी। ऐसे ही ग्रीन स्नो भी कॉज करती है क्लेमाइडोमोनास स्टोनेसिस। एक स्कॉटियला निवेलिस है वो क्या करती है, ब्लैक स्नो कॉज करती है। अंडरलाइन जरूर करना है आपने किसी भी बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम को। फिर रेड सी कौन कॉज करता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये क्या करती है, रेड सी कॉज करती है। तो इसी के साथ हमारा जो एल्गी वाला टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।